जी बताइए, लेट्स स्टार्ट द टुडे क्लास। उसमें बता दिए मुझे, इसमें हमने लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि शॉर्ट साइकिल कैलकुलेशन जो है उसकी डेफिनेशन, मतलब उसका हमें सिमेट्रिकल फॉल्ट अगर थ्री फेज सिस्टम है उसके लिए अगर हमने सॉल्व करना है तो उसके लिए आपकी क्या कंडीशंस हैं। कंडीशन ऑफ सिमेट्री अगर मैं पूछूं आप लोगों से, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ सिमेट्री, सिमेट्रिसिटी या सिमेट्रिकल फॉल्ट की अगर बात करें तो वो क्या है, बता दें मुझे। याद है किसी को? जी जी। अगर कोई तो सिमेट्रिकल वोल्टेज फॉल्ट आया है तो हम कैसे कहते हैं कि ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है? व्हाट आर द तो कंडीशन ऑफ वोल्टेज सिमेट्री? जी जी। वोल्टेज और एंगल सेम होता है। वोल्टेज एंगल, सबसे पहले वोल्टेज जो होगा, एक स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास स्लाइड्स? जी सर। ओके, इसकी तीन कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे रेफर की गई है कि हमारा जो वोल्टेजेस है इसको मैं कहते हैं कंडीशन फॉर सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज अ सिमेट्रिकल फॉल्ट, या हमारा सिस्टम जो है वो सिमेट्रिकल है या बैलेंस है। तो इसमें पहली चीज क्या है? A three-phase system is called asymmetrical if the supply voltage and the grid impedance and the load impedance are symmetrical। ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज अगर सिमेट्रिकल है तो उसकी इक्वेशंस क्या है? वो ये हैं। यहाँ पे आपके पास रेफरेंस फेज ए वोल्टेज है, फेज बी में, ये सप्लाई वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, फेज बी में क्या होगा? 180 डिग्री 120 डिग्री का फेज शिफ्ट आएगा माइनस में, ये ए स्क्वायर है, ठीक है, दिस डायरेक्शन। अब ए स्क्वायर किस तरीके से, अगर काउंटर क्लॉकवाइज लें तो ए बिटवीन फेज ए एंड सी, एंड देन फेज सी एंड बी इज आल्सो ए। तो ये तीनों जो एंगल है, एक दो और ये तीन, ये तीनों बराबर है। दैट वुड बी 120 डिग्री। ठीक है, बात क्लियर? ठीक है सर। दूसरा कंडीशन क्या है, ये फिर ए का बता दिया, वर्सर क्या होता है। दूसरा उन्होंने क्या था, ग्रिड जो इम्पिडेंस है वो भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सेल्फ इम्पिडेंस है बिटवीन फेजेस, मतलब बिटवीन फेजेस नहीं, फेज की, इसकी डायग्राम मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये डायग्राम, ये फेज इम्पिडेंस, ये तीनों आपस में बराबर होंगी, और ये म्यूचुअल इम्पिडेंसेस बिटवीन फेज ए एंड बी एंड सी एंड ए एंड सी, ये आपस में बराबर होंगी। ये कंडीशन आपके पास आ गई ग्रिड की। ठीक है, ये ग्रिड इम्पिडेंस है। और आपके पास दूसरी इम्पिडेंस जो है, कंडीशन है लास्ट जो है, वो लोड इम्पिडेंस है। ठीक है, लोड इम्पिडेंस भी आपके पास बराबर होंगे। यहाँ पे लोड के दरमियान हम म्यूचुअल इम्पिडेंस को कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो इतनी ज्यादा अफेक्ट नहीं करती आपस में। तो लोड में हमेशा सिर्फ सेल्फ इम्पिडेंस जो है वो आती है। और सिमेट्रिकल सिस्टम की कंडीशन क्या है कि ये तीनों इम्पिडेंस आपस में बराबर होंगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक कंडीशन ऑफ सिमेट्रिसिटी। फिर हमने ये देखा था, इसकी डेरिवेशन सॉल्व की थी, हमने कहा था हम ओम्स लॉ को सिंपल अप्लाई करते हैं और इसमें हम कंडीशन ऑफ सिमेट्रिकल अप्लाई करते हैं कि लेट्स यूं हमारे पास सिमेट्रिकल सिस्टम फॉल्ट आएगा, तो उसमें हमने ये फाइंड आउट किया कि हमारा जो करंट निकल रहा है वो भी सिमेट्रिकल आ रहा है। ठीक है, फेज ए, फेज बी और फेज सी। तो फेज बी का जो करंट होगा वो फेज ए का ए स्क्वायर टाइम्स होगा, और फेज सी का जो करंट होगा वो ए टाइम्स फेज ए होगा। तो दिस इज अ सिमेट्रिकल करंट एज वेल। ठीक है, तो इससे हमने ये फाइंड आउट किया कि जब भी हमारे पास सिमेट्रिकल फॉल्ट्स आएंगे हम उसको सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग ओनली अ सिंगल फेज,
जिस तरीके से हम लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं, हम उसमें पर फेज एनालिसिस नहीं करते ना, हम उसको सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं, सिंगल फेज की कहते हैं जी, किसी एक फेज को हम सॉल्व करेंगे तो बाकी सॉल्व उसमें भी सेम ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हम सिमेट्रिकल फॉल्ट्स को उस तरीके से सॉल्व करते हैं बाय सॉल्विंग ओनली टेकिंग अ सिंगल फेज। ओके, ये डायग्राम उसको उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हमने उसको सॉल्व किया इक्वेशन को इम्पीडेंस के लिए, एंड देन वी फाइंड आउट कि हमारे पास जो सिंगल सर्किट डायग्राम बनेगी जिसमें हमने इस इम्पीडेंस को फाइंड आउट करना है, ग्रिड इम्पीडेंस की, या जो भी सिस्टम नेटवर्क एलिमेंट जो कंबाइन एलिमेंट्स की अगर बात करें, तो वो बराबर होती है इसके सेल्फ इम्पीडेंस माइनस म्यूचुअल इम्पीडेंस के, और उस इम्पीडेंस को हम कहते हैं अफेक्टिव इम्पीडेंस व्हिच इज ZB। ओके, और ये उसके बाद थोड़ी सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने एनालाइज किया, यानी कि फॉल्ट हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। चले, ये तो था थोड़ा सा रिव्यू। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें दो चीजें देखेंगे कि सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है हम थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसमें दो किस्म के फॉल्ट आ सकते हैं, एक तो थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट विद और विदाउट ग्राउंड, ये दोनों हो सकते हैं, ग्राउंड के साथ भी और ग्राउंड के बगैर भी। अच्छा, नॉर्मली जब भी सिमेट्रिकल फॉल्ट्स कैलकुलेट किए जाते हैं तो वो ज़्यादातर उसमें हम जो स्टैंडर्ड्स, जो इक्वेशंस या स्टैंडर्ड्स हैं, उसको हम अप्लाई करते हैं। जैसा कि स्टैंडर्ड्स गिवन है, VDE स्टैंडर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, वो VDE 102 रेफर करते हैं, मेरे ख्याल से इसका रेफरेंस नंबर यही है, ठीक है। लेट मी चेक, हाँ VDE 102, दिस इज जर्मन स्टैंडर्ड, और IEC स्टैंडर्ड, बेसिकली बोथ स्टैंडर्ड्स आर सेम। IEC स्टैंडर्ड 6063 समथिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। लेट मी चेक उसका नाम क्या है। uh, 606 समथिंग है, क्या है, चेक। आईसी का, सॉरी, मैं स्टैंडर्ड्स के नाम बता रहा हूँ कि हम किस स्टैंडर्ड्स को यूज करके हम जो है ना 61850 आईसी। 618 तो नहीं है, एक तो VDE स्टैंडर्ड है विच इज जर्मन स्टैंडर्ड, इसका है 0102 उसका कोड। दूसरा है IEC जी स्टैंडर्ड 60909, ठीक है। और IC स्टैंडर्ड्स इसी तरीके से, अगर DC सिस्टम को सॉल्व शॉर्ट सर्किट करंट निकालना, उसमें 61660 कोड है। और इसी तरीके से अगर IEC स्टैंडर्ड एक और है, 61363 स्टैंडर्ड भी है, जो डिफाइन करता है आपके शॉर्ट सर्किट एनालिसिस के प्रोसीजर्स को, ठीक है। सही। मैं एक आर्टिकल आपको भेज दूंगा, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। उस आर्टिकल में जो IEC स्टैंडर्ड्स हैं उसके तहत जो है सॉल्व किया हुआ है इन्होंने। लेट मी सी वे आई हैव द स्टैंडर्ड, हाँ ये आर्टिकल का नाम है शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन इन नेटवर्क विद डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन, और इसमें इन्होंने अप्लाई किया है IEC 60909 स्टैंडर्ड को, ठीक है, टू कैलकुलेट द थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट्स। दिस इज वेरी गुड, इसमें तमाम इक्वेशंस और काफ़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। हो सकता है एट द एंड में आपको इसका थोड़ा सा इसके आर्टिकल के ऊपर भी हम डिस्कशन करें। अच्छा जी, ओके, इस वक्त आपको स्क्रीन शेयर है? जी सर। ऑलराइट। जब भी हमने शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करनी है तो उससे पहले हमने फाइंड आउट उसका नेटवर्क डेवलप करना है विच इज इम्पीडेंस मॉडल,
ठीक है। अब हम जो इम्पीडेंस मॉडल यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, वी आर यूजिंग दैट एज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव इट। और जो जितने भी स्टैंडर्ड्स के नाम मैंने आपको बताए हैं उनमें मोर और लेस सेम ही अप्रोच है और सेम ही प्रोसीजर है उसको अप्लाई करने के। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्लांट सिस्टम की जो जनरल फॉर्म में जो इम्पीडेंस इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी इम्पीडेंस मॉडल क्या होते हैं और उनकी वैल्यूज जो है हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट इम्पीडेंस की, तो प्लांट इम्पीडेंस से मुराद ये होगा कि वी रेफर देम एज एन एलिमेंट, वो एलिमेंट जो एज अ जनरेटर के तौर पर रेफर हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर्स एंड करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स। ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स तो हमारे पास थोड़ा सा डिटेल में है, वो भी आगे जाके देखेंगे उसमें हम क्या पैरामीटर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने का वो सेम है। यहीं पे जनरेटर से मुराद यहाँ पे ग्रिड भी आ सकता है, एक पूरा ग्रिड अगर आपने मॉडल करना है या जनरेटर मॉडल करना है तो उसके जनरलाइज मेथड की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं द इम्पीडेंस वैल्यू इज यूजुअली गिवन इन द रिलेटिव वैल्यू। तो नॉर्मली जो डाटा आपके पास गिवन होता है प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक का, उसकी इम्पीडेंस जिसे आप बात करें वो पर यूनिट सिस्टम में गिवन होती है। अब कैलकुलेशन आप पर यूनिट में भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसको एक्चुअल वैल्यू में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कौन सी उसकी वैल्यू जो है ना उसको अडॉप्ट करें। द पर यूनिट लाइन figure signifies the impedance per phase of a star connected circuit। तो इसमें पर फेज इम्पीडेंस अगर आप कैलकुलेट कर लें तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली आपके पास गिवन है, उसकी रेटेड पावर में गिवन होती है वैल्यू, इफ इन द पर यूनिट गिवन में गिवन है। फॉर एग्जांपल इफ इट इज गिवन एज 10-12%, ठीक है, तो 12 डिवाइडेड बाय 100 अगर आपने इसकी एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मल्टीप्लाई बाय द बेस इम्पीडेंस ऑफ द डिवाइस। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ग्रिड जो है 10 kV का है और उसकी जो पावर है ऑलमोस्ट 10 MVA, तो ये उसकी जो रेटेड पैरामीटर है उसके ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे बेस पैरामीटर नहीं है। ओके, either you can use the power equation or you can use the current। sometime आपको करंट गिवन होता है तो you have the rated current over here, this is the rated voltage square root 3 and then you can multiply by the percentage of impedance, also you have to divide it by 100 just like over here that is shown over here। ठीक हो गया, यहाँ पे जो Zk की वैल्यू है this is the absolute short circuit impedance in ohms per phase। तो यहाँ हम बात करेंगे पर फेज इम्पीडेंस की। UR is the rated voltage and IR is the rated current and SR is the rated apparent power। So for example if we have a system in feed, so let's say we have the grid in our system और यहाँ पे हमने इसको देखना है कि यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो कितना प्रोवाइड कर सकता है, तो उसका जो इक्विवेलेंट मॉडल बनेगा ग्रिड का that would be like this one। so we have a source and then we have a internal impedance of the grid और जो सोर्स की जो वोल्टेज है वो डिपेंड करेगा with this equation। this is the nominal voltage which is line to line voltage and we divide by square root 3 to make it line to neutral। normally आपके पास रेटेड वोल्टेज गिवन होते हैं या लोड फ्लो एनालिसिस जो होती है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज के ऊपर होती है। और ये जो C गिवन है, C is called a correction factor। ठीक है, और ये डिपेंड करता है आपके स्टैंडर्ड्स के ऊपर के नॉर्मल डिफरेंट कंडीशंस दी जाती है। स्टैंडर्ड्स देता है कि अगर आपके पास मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कर रहे हैं या मिनिमम शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके मुताबिक डिपेंड करता है। अगर आपको ये वैल्यू गिवन नहीं होती तो यू जस्ट टेक द मैक्सिमम वैल्यू विच इज 1.1, यू ऑलवेज टेक 1.1 ओवर हियर। जी यहाँ तक बात क्लियर है? जी आवाज आ रही है? जी बताएं अशर। जी जी सर। जी क्वेश्चन सर। है तो पूछे मुझे, अभी पूछें कोई क्वेश्चन है तो। नहीं नहीं सर, अभी तो क्लियर है। क्लियर, ठीक है।
अच्छा, इसमें जो अब हमने फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको समझना चाह रहे हैं कि लेट्स अज्यूम यहाँ पे अगर इसके टर्मिनल के ऊपर शॉर्ट सर्किट होता है ग्रिड के इमीडिएटली बस बार के ऊपर, द क्वेश्चन इज हाउ मच दिस ग्रिड विल प्रोवाइड द शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, उसको हम डबल है यानी कि इनिशियल ट्रांजिएंट सब ट्रांजिएंट करंट से हम उसको रेफर करते हैं। ओके, और वो मेनली सही डिपेंड करता है उस ग्रिड की स्ट्रेंथ के ऊपर। अगर आप सिस्टम में मॉडलिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप लो वोल्टेज सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी नेटवर्क आपको दिया था वो मीडियम वोल्टेज था बेसिकली, तो जब लो वोल्टेज ग्रिड होता है तो यहाँ पे मीडियम वोल्टेज ग्रिड को रेफर करते हैं। ओके, तो मीडियम वोल्टेज ग्रिड की एक अपनी स्ट्रेंथ होती है, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं 5000 MVA, ठीक है, और 1000 MVA whatever, ये डिपेंड करता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग योर ग्रिड इज। इट कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिड, इट कुड बी अ वेरी वीक ग्रिड, इट डिपेंड ऑन योर डाटा। और स्ट्रॉन्ग ग्रिड का मतलब क्या है कि उसकी शॉर्ट सर्किट जो पावर है दैट इज क्वाइट हाई। एंड शॉर्ट सर्किट पावर का मतलब ये है कि अगर इसके टर्मिनल के ऊपर फॉल्ट आएगा तो वो जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगा या उसकी जो पावर होगी शॉर्ट सर्किट करंट को प्रोवाइड करने की, दैट डिफाइंड बाय दिस पैरामीटर। ओके, so we can सही calculate the short circuit current. So short circuit power given होगी square root 3 times nominal voltage, this is all depend 10 kV है, 100 kV है, 110 kV है, given होगा, तो आप उससे शॉर्ट सर्किट करंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। उस कैलकुलेट करके या आपने ये शॉर्ट सर्किट करंट आपने कैलकुलेट करना है। अदर वे अराउंड, फॉर एग्जांपल अगर आप गिवन आपने सबसे पहले उसकी इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? नॉमिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय उसकी शॉर्ट सर्किट रेटेड पावर, और दिस इज योर करेक्शन फैक्टर, नोट दैट दिस इज स्क्वायर। तो सही नॉर्मली आपके पास अगर इम्पीडेंस भी गिवन है, दिस इज इफेक्टिव शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, अगर इम्पीडेंस भी गिवन है तो आप उससे शॉर्ट सर्किट करंट उसका कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग नॉमिनल वोल्टेज। ओके, ठीक अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे रेफर नहीं किया, लेकिन बाज दफा यहाँ पे करेक्शन फैक्टर भी यहाँ पे रेफर किया जाता है ओवर हियर। ओके, वो हम आगे जाके देखेंगे न्यूमेरिकल में जब हम इसको करेक्शन फैक्टर को कंसीडर करते हैं। अच्छा, in calculating the maximum initial AC short circuit current, the factor C allows for the difference between the effective initial voltage and the operating voltage at the short circuit point. अमूमन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम ये C फैक्टर को क्यों कंसीडर करते हैं। मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, याद अगर आपको शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस का दोबारा दिखा दूं तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। आई थिंक इट शुड बी दिस वन। ये देखें, ये वाली डायग्राम, यहाँ पे मैंने बताया था कि हमारा जो नॉमिनल वोल्टेज है, ये तो अभी करंट का रिस्पॉन्स है। नॉर्मली आपके पास जो वोल्टेज भी उसमें ट्रांजिएंट आते हैं, वो ये कह रहा था कि इनिशियल अगर टर्मिनल जो वोल्टेज होगा उसमें ये जो शॉर्ट सर्किट टर्मिनल वोल्टेज होंगे वो तकरीबन थोड़ा सा हायर होते हैं। सही ठीक है, सही तो उस लेकिन हम वैल्यू यूज कर रहे हैं नॉमिनल वोल्टेज की, या अदर वे अराउंड यूं कह लें कि अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन अ वे कि आपके पास जो इंटरनल वोल्टेज होते हैं वो थोड़ा सा हायर होते हैं टर्मिनल वोल्टेज के। ठीक है, तो सही नॉमिनल वोल्टेज तो वो वोल्टेज है टर्मिनल वोल्टेज है, लेकिन हम इस वोल्टेज को कंसीडर कर रहे हैं। सो ये जो कंपनसेशन करने के लिए होता है कि जो इंटरनली अगर वो हायर है तो ये सी फैक्टर उसको हम कंपनसेट कर देते हैं, विच इज 1.1%। ठीक है, सही सही so the factor C allows for the difference between the effective initial voltage and the operating voltage at the short circuit point. अच्छा जी, इसमें वही चीज मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स जो है ना ये फैक्टर्स जो है वेरी करते हैं। नॉर्मली ये जो फैक्टर है कंसिडरेबल होता है लो वोल्टेज सिस्टम्स के लिए।
अगर आपका अबव रेटेड वोल्टेज 1 kV सिस्टम है, मतलब मीडियम या हाई वोल्टेज सिस्टम है, तो अगर आप मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यू कंसीडर 1 पर यूनिट, यानी 1 फैक्टर कंसीडर करेंगे सी मिनिमम। तो अगर आप मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं, यू विल कंसीडर 1.1। सर नहीं, ये समझ नहीं आया, मिनिमम और मैक्सिमम किस चीज में, वोल्टेज या करंट क्या? मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट मैंने आपको कहा था 2 करंट कैलकुलेट होते हैं सही है। सिस्टम में, एक तो मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा और मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा। वो जो मैंने आपको डिफरेंट टाइप अच्छा, ऑफ शॉर्ट सर्किट बताए थे, उसमें जी मैंने जी जी बताया था जी, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि आपका करंट डिफरेंट फॉल्ट्स के लिए कम और ज्यादा हो सकता है। सही ठीक है, सही सही सही। तो आपने यहाँ पे मिनिमम फॉल्ट करंट क्यों कैलकुलेट करना है, ताकि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फॉल्ट आ जाता है और अगर आपकी सेटिंग जो है ब्रेकर की उस फॉल्ट करंट से हायर पे सेट है, तो वो ट्रिप नहीं करेगा। ओके, ये फॉर एग्जांपल केबल है, यहाँ पे 2 किस्म के फॉल्ट आने के चांसेस हैं, एक मिनिमम सही और एक मैक्सिमम। ठीक है, ठीक। यहाँ पे मेरे पास अगर ब्रेकर है, उसका थ्रेशोल्ड अगर मैं इसको देख के लगाता हूँ, तो जब मेरा मिनिमम फॉल्ट होगा ये ट्रिप नहीं करेगा, नहीं करेगा, फॉल्ट आ ये जाएगा। फॉल्ट आ जाएगा ना, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। सही 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 और सही। मैक्सिमम फॉल्ट हम करंट इस वजह से कैलकुलेट करते हैं कि हमें पता चले कि जो इस केबल की विदस्टैंडिंग कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए। सही ठीक है, सही। ओके, तो यानी कि वो आइदर विदस्टैंड भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल अगर आप डिटेक्ट भी कर लेते हो, तो आपके पास टाइम होता है। फॉर एग्जांपल अगर बैकअप डिवाइस है तो 150 मिली सेकेंड का, और अगर प्राइमरी डिवाइस है तो 50 मिली सेकेंड का। तो मोस्ट प्रोबेबली डिपेंड करता है, अगर फॉल्ट करंट बहुत ज्यादा अगर हो जाए और ये ट्रिप ना करे, तो केबल जो है वो बर्न आउट हो सकती है। सो दैट्स व्हाई वी जब नीड। वैसे सर हमें, जी जी सॉरी, बताएं मैं कह बताएं। रहा हूँ वैसे हमें इसको मिनिमम पे सेट करना चाहिए ना, सेटिंग जो है इसकी ब्रेकर की। मिनिमम पे तो नहीं, मिनिमम यस, मिनिमम को कंसीडर करना चाहिए। क्योंकि वो मैक्सिमम तो वैल्यू ज्यादा ही आएगी, तो ऑब्वियसली अगर मिनिमम आएगा फॉल्ट तो ट्रिप हो जाएगा। जी, लेकिन आपको विद स्टैंडिंग कैपेबिलिटी मैक्सिमम के लिहाज से कैलकुलेट करनी है, तो आपको मैक्सिमम भी कैलकुलेट करना है। सही सही। ठीक है, तो अगर आपका रेटेड वोल्टेज 1 kV से अबव है, तो यू टेक सी मैक्स 1.1 और सी मिनिमम 1.0। फॉर सिस्टम हैविंग लेस देन 1 kV, मतलब अगर लो वोल्टेज सिस्टम की अगर बात करें, तो उसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं। ये अगर पावर फैक्ट्री सॉफ्टवेयर अगर आपको मैं दिखाऊंगा, तो उसमें भी 2-3 ये ऑप्शंस गिवन होते हैं लो वोल्टेज सिस्टम्स के लिए। उसमें एक चीज टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि टॉलरेंस ऑफ नॉमिनल वोल्टेज। ठीक है, सही एक है 6% और एक है 10%। ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है दोनों वैल्यू। ओके, तो जी जी। अगर अगर आपने मिनिमम लेना है, इफ यू हैव अ लेस देन 1 kV सिस्टम, तो इनिशियल जो मिनिमम इनिशियल एसी शॉर्ट सर्किट करंट है वो आप लेंगे 0.95। ओके, और उस सूरत में सही आपने अगर मैक्सिमम लेना है, तो अगर आपके पास 6% टॉलरेंस होगी, तो यू विल टेक 1.05। और अगर आप 10% टॉलरेंस के साथ देख रहे होंगे, तो आप लेंगे 1.1। ठीक है, ये डिफरेंट क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कि हमने किस तरीके से इसकी वैल्यू को लेना है। ओके, ऑलराइट, अगेन यहाँ पे हमने देख लिया एस के इज रेफर टू इनिशियल एसी शॉर्ट सर्किट पावर, आई के इनिशियली इज द इनिशियल एसी शॉर्ट सर्किट करंट, and un is the rated voltage or nominal voltage. Now again according to standards, where the resistance is unknown, it may be assumed कि आपके पास जो आर क्यू की वैल्यू, क्यू इज रेफर एज ग्रिड, ग्रिड की एब्रिविएशन है। ठीक है, तो आर इज ऑलमोस्ट 10 टाइम लेस देन
रिएक्टेंस, और जो रिएक्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट 0.995 ऑफ ZQ है, क्योंकि आप ZQ तो कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। किस तरीके से, वो गिवन होगी कि 12% इसकी इम्पिडेंस है, वो Z दी जाती है। लेट्स अज्यूम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय U रेटेड का स्क्वायर और Z रेटेड। अदर वे अराउंड अगर ये नहीं दी तो आपके पास डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस गिवन होती है। फॉर एग्जांपल दिस वन, ग्रिड के लिए आपके पास सिर्फ शॉर्ट सर्किट पावर गिवन होगी, ठीक है। सो यू विल यूज दिस, तो आप इस इक्वेशन को यूज करके ZQ कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? Z जो शॉर्ट सर्किट पावर है, इसको दोबारा समझ लें, इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये बैटरी है एक आपके पास, ठीक है, जो इनफिनाइट पावर दे सकती है। लेट्स अज्यूम, अजम्पशन दे रहा हूँ, ठीक है। इसके टर्मिनल पर फॉल्ट आएगा तो शॉर्ट सर्किट करंट कितना होगा? इनफिनिट। इनफिनाइट होगा। अब इस करंट को अगर आपने लिमिट करना है तो आपकी इंटरनल इम्पीडेंस होनी चाहिए, ऐसे ही है, ठीक है। अब जब यहाँ पे फॉल्ट आएगा तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है सिर्फ इसकी इंटरनल इम्पीडेंस से लिमिट हो रहा है, ओके। अब हम ये डिफाइन करते हैं, अब जाहिर सी बात है ये हाइपोथेटिकल इम्पीडेंस कह लें आप, ग्रिड में जाहिर सी बात है ग्रिड की इंटरनल इम्पीडेंस अगर आप फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर्स है, केबल्स है, पूरा पिछला पूरा नेटवर्क है, उसकी इम्पीडेंस है, तो उसको आप इक्विवेलेंट तौर पे रेफर कर रहे हैं, वो आप रेफर कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ से, कि भाई मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे से टर्मिनल पर फॉल्ट आएगा तो वो मैक्सिमम 1000 MVA की स्ट्रेंथ रखता है पावर डिलीवर करने की। सही। तो इस पावर को हमने सिंपल उसको उसकी इम्पीडेंस से रेफर कर दिया, इम्पीडेंस निकालना है। सही। से ये चीज कैलकुलेट की है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। चलो, so this is how we consider the grid model in our system for short circuit analysis. तो ये इसकी कंसीडर Z आप कैलकुलेट कर लोगे, अगर आपने कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में रेफर करना है तो X शुड बी 0.995 और R शुड बी 10 टाइम्स ऑफ रिएक्टेंस। सेम फिनोमेना हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर एग्जांपल फॉर सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन में क्या है, मैंने बताया था पहली क्लास में भी इसके मॉडल में बताया था कि ये रेफर होती है उसकी इंटरनल सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस से, ठीक है। सही। अब वो रिएक्टेंस की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नॉर्मली ये पैरामीटर जो होता है वो गिवन होता है बाय द मैन्युफैक्चरर, ओके। सो दिस इज द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द जनरेटर, ठीक है। हम जनरेटर को ऐसे रेफर करें तो थ्री लाइंस का मतलब है थ्री फेज, दिस इज द टर्मिनल एट व्हिच इट इज कनेक्टेड। इसका इक्विवेलेंट मॉडल बनेगा अ सोर्स, दिस इज द सोर्स, इंटरनल सब ट्रांजिएंट वोल्टेज बिहाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द जनरेटर, ठीक है। ये आपका ये टर्मिनल आ गया, ये जो वाला टर्मिनल। तो Z किसके बराबर होगा? RG, जो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द जनरेटर है, और उसकी सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस का, ओके। अगेन जब यहाँ पे फॉल्ट आएगा इसके टर्मिनल के ऊपर, इसका मतलब ये है कि ये आपको फ्लो करेगा इनिशियल AC शॉर्ट सर्किट करंट, जो मैंने पिछले डायग्राम्स में आपको दिखाया था, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट गोइंग टू फ्लो इट। एंड नाउ हाउ वी गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ Z और X, मतलब इनकी जो इंपीडेंस की कैलकुलेट करें। नाउ द Z इज इक्वल टू दिस टू पैरामीटर्स इन व्हिच
जो इन सब ट्रांजिशन रिएक्टेंस है मैन्युफैक्चरर परसेंटेज ऑफ इम्पीडेंस में प्रोवाइड करेगा, ठीक है, फॉर देम 10%, 4%, 5%, और वो उसकी बेस पावर के ऊपर होगा। तो ये आपके पास नॉमिनल रेटिंग ऑफ द जनरेटर है, ये रेटेड पावर ऑफ द जनरेटर है, ये शॉर्ट सर्किट पावर नहीं है, रेटेड पावर है, ठीक है। रेटेड पावर का मतलब 500 MVA का, 50 MVA का है, 10 MVA का है, अगर छोटा है तो 10 kV का हो सकता है, ठीक है, ऐसे ही है। और ये परसेंटेज में ये आपके पास डाटा गिवन होगा, उससे आप XG कैलकुलेट कर लें। आगे हम बात करेंगे RG कैसे कैलकुलेट होता है, वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होगा। तो यहाँ पे SNG का मतलब क्या है, रेटेड एपरेंट पावर ऑफ द जनरेटर। UNG का मतलब है रेटेड वोल्टेज ऑफ द जनरेटर, और XD डबल डैश का मतलब है रिलेटिव इनिशियल सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है, ओके। ऑलराइट, ओके, द फॉलोइंग वैल्यूज मे बी असाइंड टू RG। अब क्वेश्चन ये है कि हम RG की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। तो ये उसके अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं। उसमें ये है कि अगर आपके पास नॉमिनल वोल्टेज जो है 1 kV से बड़ा है और उसकी पावर भी, जो जनरेटर की पावर है वो ग्रेटर देन 100 MVA है, अगर इससे ज़्यादा है तो आप इस कंडीशन को उसमें अप्लाई करेंगे, मीन्स 0.05 टाइम्स ऑफ XD। XD तो आप कैलकुलेट कर चुके होंगे, ऊपर जो मेथड मैंने आपको बताया उसका आप 5% बेसिकली ले लेंगे, ठीक है, ऐसे ही है। सही से। अगर अगर आपके पास नॉमिनल वोल्टेज ग्रेटर देन 1 kV है लेकिन पावर जो है 100 MVA से कम है, तो आप तकरीबन उसको 7% ले लेंगे, ठीक है, 7% ऑफ XD आप ले लेंगे। और अगर आपका नॉमिनल वोल्टेज जो है लेस देन 100 है, ठीक है, 100 यानी कि 1000 सॉरी, ये 1000 है विच इज 1 kV से कम है, तो आपकी जो रेजिस्टेंस होगी वो तकरीबन आ जाएगी 15% ऑफ XD। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है। Okay. Closely coupled parallel connected generators for different power rating but with similar initial reactance can be combined in one equivalent generator whose rating is the sum of all the individual generators rating. मसलन अगर आपके पास पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट, whatever पावर प्लांट you have, उस पावर प्लांट के अंदर more than one जनरेटर होते हैं and they are connected in normally in parallel। उसमें different configuration आती है, पॉसिबल है इन दोनों के दरमियान केबल भी हो लेकिन वो शॉर्ट डिस्टेंस केबल होती है, आप इग्नोर कर लेते हैं, या यहाँ पे पॉसिबल होता है कि यहाँ पे दोनों ट्रांसफार्मर्स भी होते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो यहाँ पे वो ये बात कह रहा है कि अगर आपने शॉर्ट से कैलकुलेट करना है, ये पैरेलल अगर जनरेटर लगे हुए हैं तो इन दोनों की अगर XD सेम है, ठीक है, लेकिन इनकी पावर अगर डिफरेंट है, जैसे S1 है और S2 है, रेटेड पावर, हाँ रेटेड पावर दो अलग है, तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसको इक्विवेलेंट कर सकते हो बाय अ सिंगल सोर्स, ठीक है, बिहाइंड द इम्पीडेंस। तो यहाँ पे XD की वैल्यू आप कंसीडर कर लें डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स जनरेटर है, लेकिन जो इसकी, या बल्कि उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप पावर में कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको सेम कर लें XD की वैल्यू, लेकिन जो इसकी टोटल जो रेटेड पावर होगी वो इन दोनों का सम होगी, यानी कि यहाँ पे जो SNG होगा ये सम होगा ऑल जनरेटर की पावर का
और ये परसेंटेज आप सेम रख लें तो अप्रोक्सीमेट वो तमाम जो उसकी जो कंसिडरेशन है वो कर ले, यानी कि रेटेड पावर जब आपने हायर ले ली तो वो उसके इम्पिडेंस जो है वो कंसिडरेबल हो जाएगी। बात क्लियर हो गई? सही सही सही। ओके, ये हो गया जनरेटर। अब हमने दो एलिमेंट देख लिए, ग्रिड को कैसे मॉडल करना है और फिर हमने जनरेटर सिंक्रोनस मशीन को कैसे मॉडल करना है। अच्छा, अब इसमें सवाल आता है एसिंक्रोनस मशीन, ठीक है। अच्छा जी, इसमें यह है कि एसिंक्रोनस मशीन तो बेसिकली एक तो लोड है, ओके। तो वो तमाम मशीन्स जो होती हैं वो आप कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन सिर्फ उनको कंसीडर करते हैं जो रिलेटिवली सिग्निफिकेंट होती हैं, यानी कि हायर वोल्टेज लेवल की या हायर पावर की। जैसे इंडस्ट्रियल मोटर्स जो हैं वो अगर हायर पावर की हैं उनको हम कंसीडर करते हैं। नॉर्मली जो हाउस होल्ड की जो मोटर्स होती हैं वो भी एसिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन वगैरह होती हैं, तो उनको हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। अच्छा, अब सही। अगर एसिंक्रोनस मशीन को कंसीडर अगर हमने करना है तो उसकी इफेक्टिव इम्पीडेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दिस इज अ सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द मोटर या एसिंक्रोनस मशीन, और उसकी इक्विवेलेंट जो इम्पीडेंस मॉडल है दैट विल बी समथिंग लाइक दैट। अगेन वी हैव अ वोल्टेज सोर्स एंड वी हैव द इम्पीडेंस, ठीक है। अच्छा, सही। अगेन हमें इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आर और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो मोटर की गिवन होगी। हम यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे दैट इज अगेन अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है। तो Zm जो है आपके बराबर होगा मोटर के नॉमिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय IAN, ठीक है। IAN कहते हैं इनिशियल या लॉक मोटर करंट, यानी कि वो करंट या तो मोटर स्टार्टअप में लेता है, आपको पता है सिंक्रोनस मशीन स्टार्टअप में ज्यादा करंट लेती है और स्टडी स्टेट में उसका करंट कम हो जाता है। या अगर आप यूं कह लें, या मैंने डेफिनेशन लिखी थोड़ी सी, द इफेक्टिव इम्पीडेंस फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द इनिशियल AC शॉर्ट सर्किट करंट is obtained from the locked rotor current of the motor at the rated voltage। यानी कि इसको ऐसे समझ लें कि मोटर अगर अगर आपने इसके क्रॉस रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया और जो उसका रोटर है लॉक्ड हो गया है वेट की वजह से, यानी कि आप इसको होल्ड कर लेते हैं किसी तरीके से, यानी कि रुका हुआ है रोटर, तो उस वक्त जो करंट ये लेता है दिस इज व्हाट इज कॉल्ड IAN। इसको हम कहते हैं लॉक्ड रोटर करंट। इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, स्टार्टिंग करंट। जो स्टार्टिंग करंट, इसी करंट इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें अगर इफ वी वांट टू राइट इन टर्म ऑफ पावर, क्योंकि नॉर्मल मोटर की पावर गिवन होती है रेटेड पावर की फॉर्म में, और साथ में उसका रेशियो दिया जाता है स्टार्टअप करंट का विद रिस्पेक्ट टू नॉमिनल करंट का, मतलब स्टेडी स्टेट करंट का, ठीक है। तो उसका इक्वेशन कुछ समथिंग लाइक दिस, इक्वेशन ऐसे बन जाती है, ये सी नहीं है ऑब्वियसली बात है। तो इसमें आपके पास UNM है रेटेड वोल्टेज ऑफ द मोटर, IAN है लॉक्ड रोटर करंट ऑफ द मोटर, और INM है रेटेड मोटर करंट है, यहाँ पे रेटेड मोटर करंट आ जाएगा आपके पास। ओके, सही। बात क्लियर है? बात समझ आ रही है? हम्म। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिएगा। अच्छा, अगेन यहाँ पे SNM क्या है? रेटेड एपरेंट पावर ऑफ द मोटर है। मोटर। Okay. The following values may be assigned to RM. Now the question is how we going to calculate the RM, क्योंकि वहाँ पे हमने Z कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली Zm कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हमने इसका रियल और इंडक्टिव पार्ट अगर कैलकुलेट करना है तो वो दोनों आपस में कैसे कैलकुलेट होंगे? वो कुछ ऐसे होंगे कि फॉर एग्जांपल अगर इन हाई वोल्टेज एप्लीकेशन है, हाई वोल्टेज मोटर है, ठीक है। आई थिंक द हाई वोल्ट का मतलब है ग्रेटर देन 1 kV।
ओके, ऑल द मोटर्स दैट आर ग्रेटर देन 1 वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड हाई वोल्टेज। और अगर इसकी जो पोल पावर टू पोल पेयर रेशियो 1 मेगावाट से ज्यादा है, यानी इसके नंबर ऑफ पोल्स एंड उसकी पावर रेटिंग, उन दोनों का रेशियो 1 मेगावाट से ज्यादा है, तो वी विल टेक दिस अजम्पशन। अजम्पशन क्या है कि इसमें RM डिवाइडेड बाय XM का जो रेशियो है वो तकरीबन 10 टाइम्स है, इन दोनों का रेशियो 0.1 है, तो ऐसी बात है। और XM है तकरीबन जो इम्पीडेंस आपने कैलकुलेट की है उसका 0.995। अगर अगेन आपके हाई वोल्टेज सिस्टम मोटर है और इसका पावर टू पोल पेयर रेशियो लेस देन 1 मेगावाट है, तो आप उसकी अजम्पशन कुछ इस तरीके से लेंगे या उसके पैरामीटर्स इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 15 टाइम्स ऑफ इस रिएक्टेंस, एंड जो रिएक्टेंस की वैल्यू होगी, जो Z जो इम्पीडेंस आप कैलकुलेट करेंगे उसके 0.989 टाइम्स है। ओके, सही। इसी तरीके से ऑल द मोटर्स दैट आर लेस देन 1 kV, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल जो 1 किलोवाट से अगर पावर कम है तो यू विल टेक दिस अजम्पशन, यानी RM जो है उसकी 30% ऑफ रिएक्टेंस है और रिएक्टेंस की वैल्यू जो Z से निकलेगी वो 9.958 टाइम्स होगी। अच्छा, अब आपने इसमें वैल्यू देखनी होती है कि A जो रेशियो है, A की वैल्यू क्या होगी, या जाहिर सी बात है ऊपर फार्मूला आपको गिवन है, उसमें A की वैल्यू गिवन है। जब आप Z कैलकुलेट कर रहे होंगे तो उसमें आपके पास ये पूरा A गिवन होगा, ठीक है। रेटेड पावर क्या होती है, अब आपको क्या चाहिए, नॉमिनल वोल्टेज आपके पास है, पावर आपके पास है, एंड A विल बी गिवन, दिस इज A। ओके, अब A की वैल्यू हम कैसे कंसीडर करेंगे, ऑल द मोटर्स whose power is less than 1 किलोवाट, ठीक है, उसमें आप A की वैल्यू ले लेंगे 2.5। अगर मैन्युफैक्चर दे रहा है तो ठीक है, अगर मैन्युफैक्चर नहीं दे रहा तो यू अप्लाई अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड लॉ, ठीक है, बात क्लियर। अगर आपके पास मीडियम वोल्टेज मोटर्स हैं तो उसमें आप A की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं बिटवीन 4 to 5, और अगर आपके पास लो वोल्टेज मोटर्स हैं, ठीक है, और ये जो पैरामीटर्स हैं दोनों ये अप्लाई हो रहे हैं, ऑब्वियसली बात है पावर की जो मोटर की रेटिंग है अबव 1 किलोवाट की, ठीक है। अगर 1 किलोवाट से ज़्यादा की मोटर है तो उसमें हम डिपेंडेंसी देखेंगे कि लो वोल्टेज सिस्टम पे अटैच हो रही है या मीडियम वोल्टेज पे अटैच हो रही है। तो अगर लो वोल्टेज पे है तो वो 2.5 से लेकर ये 1.5 है, उसके दरमियान ये सेट हो सकती है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये 7.5 होगा। जी, बात क्लियर है। जी सर। अच्छा, यहाँ पे है कन्वर्टर सप्लाइड ड्राइव्स आर ट्रीटेड इन द सेम वे एज ए सिंक्रोनस मोटर। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, डायग्राम बनाइए, नहीं बनाइए। अच्छा, लेट्स अज्यूम अगर आपके पास विंड टरबाइंस हैं, विंड टरबाइंस में बैक टू बैक कन्वर्टर होता है, यहाँ पे AC टू AC, या ये कह लें इसको सिंपलीफाई वे में, यहाँ पे ग्रिड आ गया और यहाँ पे आपके पीछे जनरेटर होगा। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट सर्किट करंट को अगर आपने कंसीडर करना है तो आप जनरेटर को कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि वो आइसोलेट हो चुका है, उसमें कन्वर्टर्स की जो वैल्यू है वो कंसिडरेबल होती है, ठीक है। या अगर आपके पास कन्वर्टर्स हैं और यहाँ पे मोटर लगी हुई है, मोटर है और ये ग्रिड है, तो जाहिर सी बात है ड्राइव्स होती हैं, यहाँ पे भी AC कन्वर्टर्स होते हैं जो कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। तो इस सूरत में यहाँ पे जो हमारे पास जो करंट कंट्रीब्यूट होगा वो भी कन्वर्टर्स के थ्रू होगा। इन दोनों कंडीशन के ऊपर
अगर आपने कैलकुलेट करना तो ये आप सेम फार्मूला या सेम अप्रोच उसको अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ ये आ जाएगा कि इसमें जो इनिशियल शॉर्ट सर्किट जो करंट या सॉरी जो स्टार्टअप करंट है, उसकी वैल्यू आप 3 टाइम्स ले लेंगे। ओके? और उसमें Rm होगा 10 टाइम्स ऑफ Xm और Xm की वैल्यू होगी तकरीबन 0.995 टाइम्स ऑफ Zm। ZM। जी, यहाँ तक क्लियर है बात? कोई मसला है तो बताएं। चीजें समझ आ रही हैं? जी जी सर। चले। अच्छा, ट्रांसफार्मर की बात अगर करें तो ट्रांसफार्मर का तकरीबन वही तरीक़ेकार होगा जो इसका जो इक्विवेलेंट मॉडल दिया है या ट्रांसफार्मर मॉडल हम बनाते हैं। ये पे वही होगा जो मैंने लोड फ्लो एनालिसिस में जो आपको पहले जो एक्सरसाइज करवाई है इतनी सारी ट्रांसफार्मर्स की, यू विल डू दैट। ओके, मैं थोड़े से पॉइंट्स देख लें। The positive sequence impedance of a three-phase transformer is equal to its short circuit impedance. It can be measured or calculated with reference to either the high voltage or low voltage side from the short circuit voltage and the power rating. ये वही वाली बात जो हम पहले देखते हैं, चाहे आप इसका प्राइमरी साइड ले लें या सेकेंडरी साइड ले लें, उसकी इम्पिडेंस आप यहाँ पे भी रेफर कर सकते हैं और यहाँ पे भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब होता ये है कि जब अब हम न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ट्रांसफार्मर है, अगर फॉल्ट जहां पे आता है तो हम जो तमाम इम्पीडेंस होती है ग्रिड की उसको रेफर करते हैं ऑल एट दी फॉल्ट साइड। सेकेंडरी साइड है। ठीक है, नहीं फॉल्ट साइड करते हैं। अगर फॉल्ट यहाँ पे तो तमाम इम्पीडेंस रेफर होंगी दिस साइड। अगर फॉल्ट यहाँ पे सही। कंसीडर कर रहे हैं तो तमाम इम्पीडेंस होंगी रेफर, मतलब यहाँ पे अगर सोर्स हो, यहाँ पे अगर दूसरी सोर्स हो सही 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 तो फिर सही। तमाम इम्पीडेंस हम रेफर करेंगे एट दिस पॉइंट। ठीक ठीक ठीक। ऑब्वियसली बात है, अगर एक साइड ग्रिड है, सोर्स आपके पास, ये देखें ना करंट कंट्रोल फीड करने वाली डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। अगर मैं ये पूरा नेटवर्क ले बनाता हूँ फॉर एग्जांपल लाइक दिस, अगर मैं फॉल्ट यहाँ पे लेके आता हूँ तो मुझे बताएं शॉर्ट सर्किट करंट कहाँ से आएगा फ्लो? इट विल बी ओनली फ्रॉम द ग्रिड साइड। यहाँ तो कोई सोर्स ही नहीं है। अगर 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 उस अगर वाली इसके ऊपर फॉल्ट मतलब है, फर्स्ट बस बार पे आते हैं। हाँ जी इस जी पे आ जी जाए तो फॉल्ट तो सिर्फ सोर्स देती है ना, ये तो जी। पैसिव लोड है। ग्रिड यहाँ से पे आएगा। अगर यहाँ मैं मोटर लगाता हूँ विच सही। इज ऑफ सिग्निफिकेंट साइज जो हमने कंसिडर करनी है, ठीक है, तो फिर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ऑपोजिट साइड से भी आपके पास करंट जो है वो फ्लो हो सकता है। देन यू हैव टू कंसीडर दिस। ऑलराइट, बात क्लियर? तो यहाँ पे वही बात है कि ट्रांसफार्मर बीच में आ जाता है। ट्रांसफार्मर इज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो उसमें फिर आपको रेफर करनी पड़ती है। नॉर्मली जब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो बेसिक कैलकुलेशन है वो हम रियल क्वांटिटी में कर रहे होते हैं, नॉट इन पर यूनिट। अगर आपने पर यूनिट में करना है उसका डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं, जैसे कि अगर आपने इम्पीडेंस मैट्रिक्स फॉर्मुलेट करके करें तो उसकी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। ओके, तो नॉर्मली जब हम 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर ले लें तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो इसकी जो नो लोड इम्पीडेंसेस होते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका इतना कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर नहीं होता, लेकिन आप कंसिडर भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द स्टडी में हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अगेन हमारे पास क्या है, प्राइमरी टू सेकेंडरी रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है। ऑब्वियसली हमें वो वैल्यू गिवन होती है, शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस है, जिस तरीके से लोड फ्लो एनालिसिस में किया जो हम पहले कर चुके हैं। रेटेड वोल्टेज और ये रेटेड पावर डिपेंड करता है हमने किस साइड उसको रेफर करना है, ऑब्वियसली बात है। और फिर एट द एंड हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस गिवन है, again the voltage at which side you want to refer them, and the rated power of the transformer. So you are rated voltage of the transformer, S RT rated apparent power of the transformer, UK rated short circuit voltage, UR rated
शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस। Resistance. ठीक है, ओके। अगेन अगर आपके पास गिवन नहीं है वैल्यू तो यू कैन टेक 10 टाइम्स ऑफ xt। फॉर एग्जांपल अगर ये गिवन नहीं है, ठीक है, अमूमन दोनों चीजें गिवन होती हैं। अच्छा, करंट लिमिटिंग इंडक्टर्स, व्हाट आर द करंट लिमिटिंग इंडक्टर्स, बताएं मुझे। सर नहीं, इसका नहीं पता। अगर आपके पास दो बस बार हैं या कोई सिस्टम है, हम्म, अगर किसी डिवाइस की कोई ग्रिड है या आपके पास जनरेटर है, उसकी इंटरनल इम्पीडेंस सही। इतनी छोटी हो कि बहुत ज्यादा हाई करंट फ्लो होता हो और आपके पास ब्रेकर्स ना अवेलेबल हो, सिस्टम में ब्रेकर्स अवेलेबल ना हो उस रेटिंग वैल्यू के, तो उसमें आप क्या करते हैं, बीच में करंट लिमिटिंग डिवाइस लगा देते हैं, मतलब इंडक्टर लगा देते हैं। सही। उससे ये होगा, अगर फॉल्ट अगर इस बस पे आएगा तो ये इंडक्टर जो है ना करंट को लिमिट करेगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अगर ये इंडक्टर आपने लगाया हुआ है तो उसकी जो इम्पीडेंस आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑब्वियसली बात है, इसकी जो परसेंटेज ऑफ इम्पीडेंस है वो गिवन होती है। ठीक है, सही। और वो डिपेंड करेगा इसका रेटेड वोल्टेज पे, सेम फार्मूला है, लेकिन इसमें प्योर रिएक्टिव पार्ट होता है, रेजिस्टेंस नहीं होती, इसलिए यहाँ पे आप देखें QRT लिखा होता है। ठीक है, सही सही सही। बेसिकली ये दोनों चीजें वो सेम है SRT, क्योंकि लेकिन इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इस वजह से उसमें QRT लिखा जाता है। तो वी कैन अप्लाई दिस मेथड टू कैलकुलेट दिस इम्पीडेंस। तो दिस इज द सीरीज एलिमेंट, ब्रांच एलिमेंट है। ठीक है, अब ब्रांच एलिमेंट हम शुरू हो गए, इसमें देखिए ट्रांसफार्मर है एंड देन करंट लिमिटिंग इंडक्टेंस है, उसके बाद केबल्स हैं। केबल्स की अगर बात करें, the impedance is dependent upon the cross section area and material of the conductor, the design and construction of the cable, and to some extent the way in which it is laid. It is not possible to give any formula for the calculation of the impedance. तो इसका कोई फार्मूला नहीं होता, ये डाटा शीट से गिवन होता है आपको। ऑलराइट, जिस तरह से मैंने आपको पेपर में भी दी वैल्यूज, तो उस सूरत में आप सिंपल उसकी इम्पीडेंस कैलकुलेट करें, ohms पर किलोमीटर गिवन है, इसको आप मल्टीप्लाई बाय इसकी लेंथ से कर दें तो आपके पास टोटल ohms आ जाएगी। दिस इज व्हाट यू गोइंग टू यूज दैट। ठीक है, ओके। नाउ मोस्ट ऑफ द मेन एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिए हैं सिस्टम के। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसको इम्पीडेंस में हम उसको रेफर कर सकते हैं। इसमें अगर ये देखें, कैलकुलेशन ऑफ द शॉर्ट सर्किट करंट अकॉर्डिंग टू IEC स्टैंडर्ड 6090 स्टैंडर्ड्स की अगर हम करें तो उस सूरत में हमने शॉर्ट सर्किट करंट कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें हम मेन चीज है इनिशियल सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करते हैं। ओके, मसलन मैंने आपको पहले बताया था कि आप क्या करेंगे, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो है पूरे नेटवर्क की ड्रॉ करेंगे एट द फॉल्ट लेवल, और वहां पे आप इसके जो वोल्टेज है एक बिहाइंड द सोर्स उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं नेटवर्क बताता हूँ कि अगर आपके पास ट्रांसफार्मर है, एक केबल है, एक ग्रिड है, अगर इस पॉइंट के ऊपर फॉल्ट आ रहा है तो इन तमाम एलिमेंट्स की इम्पीडेंस, क्योंकि सीरीज में आ रही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इनको आप सीरीज में ऐड ऑन करेंगे। मसलन ट्रांसफार्मर की सीरीज इम्पीडेंस, केबल की सीरीज इम्पीडेंस और ग्रिड की इंटरनल इम्पीडेंस जो है उसको आप ऐड अप करके यहाँ पे Z2 में, या Z कह दें इसको, ठीक है, ZK कह लें, उसको ऐड अप करेंगे, और यहाँ पे आपको वोल्टेज चाहिए। तो ये वो वोल्टेज होता है जो फॉल्ट बस के ऊपर बिफोर द फॉल्ट होता है, यानी कि लोड फ्लो रिजल्ट। ठीक है, अगर आपके पास लोड फ्लो रिजल्ट गिवन नहीं है तो उस सूरत में आप इसके नॉमिनल वोल्टेज या रेटेड वोल्टेज को कंसीडर करते हैं। नॉमिनल वोल्टेज से मुराद यहाँ पे अगर 10 kV है, ठीक है, अब मैंने कहा था लोड फ्लो रिजल्ट बहुत पॉसिबल है कि यहाँ पे वैल्यू 0.99 भी हो सकती है, 0.9 भी हो सकती है, ठीक है, और 1.1 भी हो सकती है। तो ये तमाम चीजें लोड फ्लो रिजल्ट पे डिपेंड करती हैं।
अच्छा, उसी तरीके से अगेन यहाँ पे सी मैक्स का फैक्टर है, करेक्शन फैक्टर है, नॉर्मली ये 1.1 हो जाएगा अगर गिवन नहीं है। जेड के आप कैलकुलेट कर चुके हैं, नॉमिनल वोल्टेज आपको पता है, √3 इज द कांस्टेंट फैक्टर, सो यू कैन कैलकुलेट द मैक्सिमम 3 फेज शॉर्ट सर्किट करंट। Correct. उसके बाद दूसरा एलिमेंट आपको कैलकुलेट करना होता है पीक शॉर्ट सर्किट करंट। पीक शॉर्ट सर्किट करंट का फार्मूला क्या है कि आपके पास सिमेट्रिकल इनिशियल शॉर्ट सर्किट करंट आपने कैलकुलेट किया, उसको मल्टीप्लाई किया कापा से टाइम्स √2, ये आपके पास आरएमएस तो ये वैल्यू कापा होती है, बता रहा हूँ आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है, ये जो शॉर्ट सर्किट पावर ये आरएमएस वैल्यू है, और ये आपकी सही। पीक वैल्यू है। आरएमएस को आप मल्टीप्लाई करते हैं √2 से तो पीक आ जाता है, लेकिन अगेन ये कापा ये करेक्शन फैक्टर है। करेक्शन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इसमें से 3 मेथड्स हैं, मैं उसमें से एक मेथड आपको भी बता रहा हूँ। इक्वेशन उसकी यही है, इसमें मेरे ख्याल से एक बुक है जिन ग्लोवर की, उसमें ये तीनों फैक्टर्स को डिस्कस किया गया है। सिंपल वे में अगर स्टैंडर्ड्स को आप फॉलो अप करें तो ये वैल्यू आप ले लें, उसमें वैल्यू ये होगी कि कापा की वैल्यू 1.02 प्लस 0.98 टाइम्स ई की पावर माइनस r बाई एक्स। ये r बाई एक्स अब डिपेंड करता है आप किस ब्रांच का ले रहे हैं। सिंपलेस्ट वे है कि फर्स्ट मेथड ये है कि जो फॉल्ट की जो ये जो इम्पीडेंस आपने कैलकुलेट किया इसका r बाई एक्स रेशियो ले लें, ठीक है। अदर मेथड क्या होता है कि ये जो आपने इक्विवेलेंट लिया है, बाज दफा ऐसा होता है कि पैरेलल ब्रांचेस यहाँ पे आ रही होती हैं, ठीक है, और अगर इस बस पे फॉल्ट है तो ऑब्वियसली बात है जब आप ये Z लेते हैं तो इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, लेकिन कापा निकालते हुए इनमें से जिसका सबसे छोटा होगा रेशियो r बाई एक्स का आप वो कंसिडर करते हो। ये डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं मेथड गिवन नहीं किया बताया तो आप सिंपल जो लोड है आपके पास, ये वाला जो लोड है जो जो सॉरी इक्विवेलेंट इंपेडेंस है उसका आप r बाई एक्स रेशियो ले लें, ओके, बात क्लियर है। तो सर ये सबसे छोटा लेने का कोई वो रीजन है क्या? जिसका छोटा होगा तो मैक्सिमम करंट उसमें आता है ना, फ्लो कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, अच्छा, सही सही, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ओके अच्छा, उसके बाद अलग उसमें अगर आपने फाइंड आउट करना है डीसी कंपोनेंट, तो डीसी कंपोनेंट फाइंड आउट करने का ये फार्मूला आपके पास इनिशियल शॉर्ट सर्किट करंट है, ये आपने फाइंड आउट किया √2 और ये आ जाएगा -2π/f(t) टाइम r बाई एक्स रेशियो। टाइम से क्या मुराद है, आपका ये डिकेइंग कंपोनेंट होता है, मैंने आपको बताया डायग्राम याद है ना आपको, प्रीवियसली ऐसे डिके कर रहा होता है, जी सर। ठीक है, दिस इज टाइम और ये करंट है आपके पास। तो अब इसमें क्या है कि ऑब्वियसली बात है अगर टाइम ज्यादा होगा तो ये करंट जीरो हो जाएगा ना। अब आपने फाइंड आउट करना है कि डीसी करंट किस टाइम के इंस्टेंट के ऊपर, तो आप यहाँ पे ये जो पॉइंट है इट्स द टाइम एट द इंस्टेंट फॉल्ट अपेयर, ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फॉल्ट, ठीक है, वो 0 से स्टार्ट करते हैं, ये मिली, it should be in milliampere because the current is quite fast that decays। तो आप यहाँ देख लें पॉइंट मतलब 10 मिली सेकेंड के ऊपर कितना डीसी कंपोनेंट है या 20 मिली सेकेंड के ऊपर व्हाटएवर, ठीक है। अच्छा उसके बाद थोड़ा सा देख लें न्यूमेरिकल, हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, चल ज्यादा लंबी क्लास हो गई जी सर। इसमें अगर आप ये देख लें जनरेटर्स अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सम करेक्शन फैक्टर्स दिए हुए, तो उसमें हम करेक्शन फैक्टर कैसे अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल करेंगे तो हम उससे थोड़ा और क्लियरिफाई कर लेंगे। तो वीडी स्टैंडर्ड जो है 1002 के मुताबिक जो करेक्शन फैक्टर्स हैं जनरेटर्स के,
प्रोसीजर वही है जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इम्पीडेंस कैलकुलेट करने का। अगेन रेटेड वोल्टेज अगर हायर होगा 100 MVA से बड़ी पावर होगी तो उसमें आप 5% लेंगे, 7%, 15%। ये स्टैंडर्ड्स हैं VDE के। मेगा से ये सेम स्टैंडर्ड्स हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए। उसके बाद इसमें करेक्शन फैक्टर्स हैं। अगेन इन द इम्पीडेंस कैसे अप्लाई करते हैं, ये तो उसका वो है R और XD की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। करेक्शन फैक्टर किस में आएगा, Z में आएगा। जो टोटल इम्पीडेंस आपने कैलकुलेट की थ्रू दिस मेथड, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे kg के साथ, और kg की जो वैल्यू फार्मूला जो है वो आपके पास समथिंग लाइक दिस, नॉमिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेटेड वोल्टेज। ठीक है, अगर जनरेटर का नॉमिनल वो वोल्टेज है जिसपे ये ऑपरेट हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल 1.04 हम सेट कर सकते हैं जनरेटर को। ओके, और जनरेटर का रेटेड वोल्टेज ऑब्वियसली 1 पर यूनिट होगा। Cmax अगेन अकॉर्डिंग टू द आवर क्राइटेरिया जो पहले डिस्कस कर चुके हैं, Cmax की वैल्यू 1.1 है या 0.95। जनरेटर की सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस और ये लोड फैक्टर जिसके ऊपर वो ऑपरेट हो रहा है, लेकिन ये रेटेड है, सॉरी ये रेटेड लोड फैक्टर है। ठीक है, रेटेड लोड फैक्टर का कहते हैं ना कि ऐसे 0.9 है 0.8 है जो मैंने बताया हुआ है जनरेटर में, तो वो वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ओके, सही। so this is a correction factor for impedance correction of the generator according to VDE standard। बाकी वही शॉर्ट सर्किट फार्मूले वगैरह आपके पास वही सेम है। अगर आप ट्रांसफार्मर ले रहे हैं तो ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस में भी करेक्शन फैक्टर ऐड अप करते हैं। करेक्शन फैक्टर ऐड अप करने का मकसद ये भी होता है कि थोड़ा बहुत जो टॉलरेंस होती है उसकी मेजरमेंट में या डाटा शीट में जो मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड की है उसमें भी थोड़ी सी कोई एरर आ सकता है, तो वी हैव टू कंसीडर दैट फैक्टर एज वेल। तो इस सूरत में जो करेक्शन फैक्टर है वो है 0.95 टाइम्स Cmax। ये वही वैल्यू 1.1 0.95 जो मैंने ऊपर डिस्कस किया आपसे, वो वैल्यू 1 प्लस 0.6 ये रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज स्क्वायर टाइम्स XT शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस कह लें आप उसको, या रिएक्टेंस उसकी जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की। ये बेसिकली परसेंटेज में होगा ये वैल्यू, तो क्या अगर ये देखें परसेंटेज को उसमें डिवाइड कर रहा है। ओके, बात क्लियर है ट्रांसफार्मर का करेक्शन फैक्टर? जी जी सर। चलो यहाँ पे थोड़े से फार्मूले लिखे हैं मोटर के लिए। इसमें करेक्शन फैक्टर तो कोई नहीं है, लेकिन जनरल फार्मूला जो हमारे काम आएंगे कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपने रेटेड पावर कैलकुलेट या रेटेड करंट कैलकुलेट करना है, मोटर से कितना फ्लो हो रहा है, तो मोटर की पावर एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, पावर फैक्टर, वोल्टेज एंड स्क्वायर रूट 3। अगेन इट्स सेम फार्मूला जो पहले आपको बताया था। मोटर के स्टार्टिंग करंट कितना है, स्टार्टअप फैक्टर, और आपके पास रेटेड मोटर की पैरामीटर जो आपने इससे कैलकुलेट किया, इससे आपने कैलकुलेट। अगेन सेम फैक्टर है 4 to 5 है फॉर मीडियम वोल्टेज, लो वोल्टेज के लिए 2.5 से 7.5 है, और अगर और पावर 1 किलोवाट से कम है तो 2.5 आ जाएगा उसका। इसमें यहाँ पे जो करेक्शन KM है, करेक्शन फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ, उसके जो पीक करंट है उसमें फाइंड आउट करने के लिए है। इसका फार्मूला ये है स्क्वायर रूट 2 टाइम्स KM टाइम्स IAM, और उसमें KM की वैल्यू है 1.8। अगेन ये सेम फार्मूले हैं, Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, स्टार्टअप करंट से, एपरेंट पावर, ठीक है, एफिशिएंसी वगैरह कंसीडर हो रही है। ये मैकेनिकल पावर है, नॉर्मली ये मैकेनिकल पावर गिवन होती है। ठीक है, अगर आप एफिशिएंसी को लेते हैं तो बेसिकली आपको यहाँ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी चाहिए होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव एफिशिएंसी फैक्टर, और ये उसकी रिएक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, एफिशिएंसी को नोट डाउन कीजिएगा, ये जरा इसमें गलती करते हैं लोग
कि ये पावर जो मूवमेंट डाटा शीट में गिवन होती है वो मैकेनिकल पावर गिवन होती है, इलेक्ट्रिकल पावर नहीं गिवन होती। इलेक्ट्रिकल पावर जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, इसमें मोटर के लॉसेस वगैरह भी होते हैं, 0.8 या 90% एफिशिएंसी होती है इसकी। वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना पहले। हाँ, इस फार्मूले से करोगे तो कंसिडर हो जाएगी ना, ये एफिशिएंसी कंसिडर हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, वही रेशियो वगैरह जो मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा सॉरी अभी प्रीवियस स्लाइड्स में जो डॉक्यूमेंट में हमने डिस्कस किया, अगर वीडी स्टैंडर्ड्स क्या कहता है, पोल पेयर्स रेशियो अगर 1 है, लेस देन 1 है या ऑल है, तो उसमें आप ये रेशियो कंसीडर कर लें। तकरीबन ये पहले दो तो सेम है जो मैंने डिस्कस किए, 10% है, 50% है, लेकिन फॉर लोअर वोल्टेज के लिए इनका रेशियो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये 0.42 है और 0.922 है। ऊपर शायद मैंने कोई और फैक्टर यहाँ पे डिफाइन किया। ओके, और अगेन शॉर्ट सर्किट करंट कैसे कैलकुलेट करना है, इज द सेम फार्मूला, दिस इज फॉर द मोटर आई थिंक, ठीक है। तो रफ कैलकुलेशन अगर आपने करनी है शॉर्ट सर्किट करंट की फॉर मोटर, तो रेटेड पावर को सॉरी रेटेड करंट को आप मल्टीप्लाई कर दें स्टार्टअप करंट से, तो नॉर्मली आपके पास सेम शॉर्ट सर्किट पावर आ जाती है। और यहाँ पे जो पीक वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है वो आपके पास जो आरएमएस वैल्यू है, शॉर्ट सर्किट आरएमएस वैल्यू, ये 1.8 टाइम्स है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, और ये आपके पास √2 का कांस्टेंट फैक्टर है, तो आप पीक करंट उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक समझ आ गई आपको। यहाँ पे कोई क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछें। ये मैंने आपको आज जो बातें बताई हैं वो ये बताई हैं कि इम्पिडेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट्स के लिए अपने अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स को, और उसमें जो स्टैंडर्ड्स के तहत जो फार्मूले गिवन हैं करेक्शन फैक्टर के या शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करने के, वो क्या हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जी बताएं, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अच्छा, जी सर। एनी क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तो फिलहाल तो कोई नहीं, न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर सही पता लगेगा।